the unique. बांग्लादेश का एक बिल्कुल आम वीकेंड, लेकिन इस शांत से वीकेंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश ही नहीं दुनिया की बैंकिंग सिक्योरिटी को हिला दिया। बांग्लादेश बैंक के कुछ कर्मचारी अपने रोज की तरह ऑफिस पहुंचे थे, जहां सिर्फ जरूरी स्टाफ मौजूद होता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके सामने इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी की सच्चाई खुलने वाली है। उन्होंने देखा बैंक का प्रिंटर, जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की रसीदें प्रिंट करता है, बिना रुके पेपर निकाल रहा है। एक के बाद एक रसीदें निकली और उन पर लिखा था $1 बिलियन के ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुके हैं। स्टाफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी। बैंक के अकाउंट से $81 मिलियन गायब हो चुके थे। इतना साफ था कि ये काम किसी नौसिखिए का नहीं हो सकता। बैंक की सिक्योरिटी को किसी ऐसे ग्रुप ने तोड़ा था जो दुनिया की सबसे सिक्योर डिजिटल वॉल्स को भी भेज सकता है। एक ऐसा हैकिंग ग्रुप जिसकी पहचान आज भी सस्पेंस बनी हुई है और जो किसी ऐसे ताकतवर सिस्टम से जुड़ा है जिसका नाम आप इस कहानी के आखिर में सुनेंगे। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को होता है। इस दौरान ज़्यादातर बैंक बंद रहते हैं। सिर्फ वही लोग काम पर आते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जैसे ज़रूरी काम देखते हैं। अब यहाँ एक नाम ज़रूर सुना होगा आपने, स्विफ्ट को। ये दरअसल बेल्जियम की एक कंपनी है जो दुनिया भर के बैंकों को आपस में जोड़ती है। अगर कोई शख्स इंडिया से अमेरिका में पैसे भेजना चाहे तो ये ट्रांजैक्शन स्विफ्ट नेटवर्क के ज़रिए ही होता है। ये एक डिजिटल सिस्टम है जहां असली पैसे एक जगह से दूसरी नहीं जाते, बस कंप्यूटर के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसलिए स्विफ्ट जैसे नेटवर्क का सिक्योर और सटीक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि इस कहानी में स्विफ्ट नेटवर्क हैक नहीं हुआ था, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम को दुनिया में सबसे सिक्योर फाइनेंशियल नेटवर्क माना जाता है। तो फिर असली गड़बड़ कहाँ हुई, यही जानने के लिए हमें उस शुक्रवार की सुबह पर लौटना होगा जब बैंक का दरवाज़ा सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए खुला था, और उन्हीं में से एक थे वो कर्मचारी जो स्विफ्ट सिस्टम से आने जाने वाली सभी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते थे। हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिजिटल रिकॉर्ड होता है और उसका एक प्रिंटेड कॉपी भी निकलता है ताकि फिजिकल प्रूफ रखा जा सके। स्विफ्ट सिस्टम 24 घंटे चलता है, दिन हो या रात ट्रांजैक्शन लगातार होते रहते हैं। गुरुवार शाम को जब सारे कर्मचारी 5 बजे के बाद बैंक बंद करके चले गए तो उन्होंने सोचा नहीं था कि अगले दिन कुछ अजीब होने वाला है। शुक्रवार की सुबह वो कर्मचारी जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन की निगरानी करता था, हमेशा की तरह प्रिंटर चेक करने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि रात भर की ट्रांजैक्शन रसीदें प्रिंटर से निकल चुकी होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र तो उस समय नहीं देखते। लेकिन जब उसने प्रिंटर देखा तो वहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वाकई रात भर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या फिर प्रिंटर ने कोई रसीद ही नहीं निकाली? थोड़ी देर बाद उसने कंप्यूटर में डिजिटल लॉग चेक किया। वहाँ साफ दिख रहा था कि रात भर कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे और उनमें कोई भी अजीब बात नहीं दिख रही थी। मतलब साफ था, गड़बड़ सिर्फ प्रिंटर में थी। पूरे शुक्रवार उन्होंने यही कोशिश की कि प्रिंटर को फिर से चालू किया जा सके, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि ऑन भी नहीं हो रहा था। आखिर में काम खत्म होने पर उन्होंने तय किया कि इसे ऐसे ही छोड़कर घर चले जाएं। सोचा होगा शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है, और वैसे भी टेक्निकल स्टाफ उस दिन मौजूद नहीं था क्योंकि वो वीकेंड पर एसेंशियल कर्मचारियों में शामिल नहीं होते। अब शनिवार को फिर से वो ज़रूरी स्टाफ बैंक पहुंचा, जबकि बाकी सभी कर्मचारी अभी भी छुट्टी पर थे। उनकी पहली कोशिश थी प्रिंटर को किसी तरह दोबारा ठीक करना, लेकिन घंटों कोशिश के बावजूद प्रिंटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और फिर अचानक प्रिंटर चालू हो गया। जैसे ही मशीन ने काम करना शुरू किया, गुरुवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक की ढेर सारी ट्रांजैक्शन रसीदें निकलने लगीं। कर्मचारियों ने सोचा कि अब जो भी प्रिंट निकलेगा वो वही ट्रांजैक्शन होंगे जो कंप्यूटर के डिजिटल लॉग में पहले से रिकॉर्ड है। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्रिंटर से जो रसीदें निकली उनमें 35 ट्रांजैक्शन ऐसे थे जो कंप्यूटर के डिजिटल लॉग में कहीं दर्ज ही नहीं थे, और इन 35 ट्रांजैक्शंस की कुल रकम थी 951 मिलियन, यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए। अब सवाल था, ये ट्रांजैक्शन आए कहाँ से, जब कंप्यूटर में इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन ट्रांजैक्शंस को भेजा गया था अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को। बांग्लादेश बैंक का वहाँ एक खाता है जहाँ देश की राष्ट्रीय रिजर्व मनी यानी अरबों डॉलर रखे जाते हैं। अब इन्हीं अकाउंट से $1 बिलियन को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, सारे अकाउंट फिलीपींस में थे। बैंक के कर्मचारी घबरा चुके थे। किसने ये ट्रांजैक्शन शुरू किए, किसने इन्हें मंजूरी दी, और कैसे ये सिस्टम में आए बिना रजिस्टर्ड हुए? लेकिन इन सवालों के जवाब खोजने से पहले उन्हें सबसे पहले बचा हुआ पैसा रोकना था। जल्दी जल्दी उन्होंने सभी ट्रांजैक्शन रसीदें चेक की और पाया कि 4 ट्रांजैक्शन पहले ही प्रोसेस हो चुके थे, जिनमें कुल मिलाकर $81 मिलियन फिलीपींस भेजे जा चुके थे। बाकी के 31 ट्रांजैक्शन जो इस पूरे $1 बिलियन फ्रॉड का बड़ा हिस्सा थे, अभी प्रोसेस नहीं हुए थे।
अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी बचे पैसों को रोकना। किसी भी हाल में ये रकम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। कर्मचारी तुरंत हरकत में आए और फेडरल रिजर्व से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक नई मुश्किल सामने थी। उस वक्त अमेरिका में भी शनिवार था और अमेरिका में भी शनिवार और रविवार वीकेंड माने जाते हैं। इसलिए किसी के जवाब देने की उम्मीद अब सोमवार से पहले नहीं थी। इसलिए अब उन्होंने स्विफ्ट कंपनी से संपर्क किया, जो इन इंटरनेशनल ट्रांसफ़र को मैनेज करती है। स्विफ्ट की तरफ से सलाह दी गई ट्रांसफ़र सिस्टम को तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन ये फैसला लेने के लिए बैंक के डायरेक्टर की मंजूरी चाहिए थी। जब कर्मचारियों ने डायरेक्टर से संपर्क किया तो उसका रिएक्शन और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। डायरेक्टर ने सिस्टम बंद करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था शायद ये कोई छोटी तकनीकी गड़बड़ है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वो इस पूरी स्थिति को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था जितनी ज़रूरत थी। और अफसोस की बात यह है कि अगर वो गंभीर भी होता तो शायद हालात ज़्यादा नहीं बदलते। रविवार को बांग्लादेश में वीक की शुरुआत हो गई थी, इसलिए कर्मचारी और डायरेक्टर फिर से बैंक पहुंचे। लेकिन अमेरिका में अभी भी वीकेंड था, इसलिए फेडरल रिजर्व से संपर्क अब भी नहीं हो सका। वैसे भी जो 31 ट्रांजैक्शन बचे थे वो तब तक प्रोसेस नहीं होने वाले थे जब तक बैंक आपस में कनेक्ट ना हो पाते। लेकिन असली समस्या वो $81 मिलियन थे जो पहले ही फिलीपींस भेजे जा चुके थे। अब उन्होंने तुरंत फिलीपींस के उस बैंक से संपर्क करने की कोशिश की जहां ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन वहां भी वही हाल था। शनिवार और रविवार वीकेंड, कोई जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि सोमवार को भी वो बैंक बंद रहेगा, क्योंकि फिलीपींस में चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टी थी। अब सवाल उठता है, फिलीपींस में चीनी नववर्ष की छुट्टी क्यों? दरअसल फिलीपींस और चीन के बीच सांस्कृतिक रिश्ते काफ़ी गहरे हैं, जिस वजह से वहाँ ये छुट्टी आम मानी जाती है। इसका मतलब था बांग्लादेश बैंक अब मंगलवार से पहले फिलीपींस बैंक से कोई संपर्क नहीं कर सकता था। और यहीं से साफ होने लगा कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं था। जो लोग इस चोरी के पीछे थे उन्होंने अपनी चाल बहुत सोच समझकर चली थी। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को गुरुवार रात को अंजाम दिया, जब बांग्लादेश वीकेंड में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने पैसा निकाला अमेरिका के रिजर्व अकाउंट से, जहां शनिवार और रविवार को कोई काम नहीं होता, और वो पैसा ट्रांसफ़र किया फिलीपींस के बैंक में, जो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन बंद रहने वाला था। इस तरह उन्होंने 3 अलग अलग देशों के छुट्टी कैलेंडर को जोड़कर कम्युनिकेशन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यही उनकी असली चाल थी। जितनी देर तक बैंक आपस में बात नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा समय उन्हें पैसा गायब करने के लिए मिलेगा। जब सारे संपर्क के रास्ते बंद हो गए तो बांग्लादेश बैंक के स्टाफ के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, फिलीपींस बैंक को ईमेल करना। उन्होंने अपनी ईमेल में पूरी बात समझाई कि जो पैसे उनके बैंक से फिलीपींस भेजे गए हैं वो उनके थे और एक साइबर चोरी के जरिए गैरकानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन ट्रांजैक्शन से जुड़े सभी अकाउंट्स को फ़ौरन फ्रीज किया जाए। लेकिन जितनी तेज़ी से पैसे गए थे उतनी तेज़ी से अब मदद नहीं मिल रही थी। बांग्लादेश बैंक के पास कोई ठोस उपाय नहीं बचा था। हर मिनट कीमती था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आर्थिक तबाही को कैसे रोका जाए। बांग्लादेश, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, अगर ये पूरा $1 बिलियन चला जाता तो उसका असर सिर्फ बैंक पर नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। अब इससे पहले कि हम जानें कि इस चोरी के बाद क्या हुआ, हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हैकर्स बैंक के ट्रांसफ़र सिस्टम तक पहुँचे कैसे। असल में उनका पहला निशाना था अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, क्योंकि दुनिया के कई देश अपने डॉलर रिजर्व्स वहीं रखते हैं। लेकिन फेडरल रिजर्व के सिस्टम को दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम्स में गिना जाता है। उसे भेदना लगभग नामुमकिन है। स्विफ्ट नेटवर्क, जिसे हमने पहले भी जिक्र किया था, वो भी एक बेहद सुरक्षित इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो फिर सबसे कमज़ोर कड़ी कहाँ थी? जवाब है बैंक खुद। हर बैंक अपनी अंदरूनी साइबर सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार होता है, और कई बार गरीब देशों के बैंक सिक्योरिटी अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी बजट या एक्सपर्टीज़ नहीं रख पाते। इसलिए हैकर्स ने सोचा कि इस पूरे ग्लोबल सिस्टम में अगर कहीं से घुसपैठ की जा सकती है तो वो जगह होगी बांग्लादेश बैंक। क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश बैंक को हैक करना आसान था? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश बैंक की ये सिक्योरिटी ब्रेक एक रात में नहीं हुई थी। हैकर्स ने इस ऑपरेशन से 1 साल पहले ही बैंक के सिस्टम में घुसपैठ कर ली थी। 1 साल तक उन्होंने बैंक के पूरे नेटवर्क को शांति से बिना पकड़े गए मॉनिटर किया। वो हर सिस्टम को अंदर से समझ रहे थे, कैसे चलता है, कौन क्या करता है, कहाँ सिक्योरिटी ढीली है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने असल में किया क्या। इस पूरी हैकिंग के पहले स्टेप का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। इसे कई बार सोशल हैकिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब है तकनीक नहीं, इंसान को निशाना बनाना, उनकी आदतों, व्यवहार और सोच को समझकर उन्हें धोखा देना। आज के दौर में हैकर्स के पास इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। ज़्यादातर लोग वहाँ अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी बातें शेयर करते हैं और हैकर्स को वही चाहिए होता है। हैकर्स ने सबसे पहले बैंक के करीब 40 कर्मचारियों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। फिर उन्होंने उन कर्मचारियों को ईमेल भेजे, ऐसे ईमेल जो बिल्कुल वैसा लगते थे जैसे कोई जान पहचान वाला भेज रहा हो।
इस ट्रिक में भी सोशल मीडिया से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया गया। ईमेल के जरिए आमतौर पर कुछ ऐसा लिखा होता था, हेलो, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, सुना है आप बैंक में काम करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई पोजीशन खाली है या नहीं, ये मेरा रिज्यूमे है। अब सोचिए अगर आपको ऐसा मेल आता है किसी ऐसे शख्स से जिसका नाम आपको वेगली याद है या जो आपसे जुड़ा हो, तो आप शायद फाइल डाउनलोड करके खोल ही लेंगे। और यही हुआ। उस फाइल में एक वायरस छुपा था। बाहर से वो एक साधारण PDF रिज्यूमे लग रही थी, लेकिन जैसे ही कर्मचारी ने उसे खोला, वायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। ज़रूरी बात यह है कि ये ईमेल वर्क ईमेल पर भेजे गए थे, यानी ज़्यादातर फाइलें बैंक के ऑफिस कंप्यूटर पर ही खोली गईं। कुछ ही दिनों में कई कर्मचारियों ने वो ईमेल खोले, वायरस डाउनलोड किया और बिना जाने बैंक के पूरे नेटवर्क में वायरस फैलने की शुरुआत हो गई। ये सब इतना साइलेंट था कि किसी को ज़रा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि फाइल तो दिखने में सिर्फ एक रिज्यूमे थी। यानी बैंक की सिक्योरिटी ब्रेक करने का पहला रास्ता था इंसान। टेक्नोलॉजी नहीं हारी, आदमी धोखा खा गया। एक बार वायरस कंप्यूटर में आ गया तो अब उसने काम शुरू किया। वो वायरस अब हर कीबोर्ड की दबाई गई बटन रिकॉर्ड करता, कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लेता और यहाँ तक कि कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल भी कर सकता था। लेकिन ये सब अभी अटैक फेज नहीं था। हैकर्स अभी सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उनका असली मकसद था बैंक के उन कंप्यूटरों तक पहुंचना जो स्विफ्ट नेटवर्क से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का काम करते थे। अब ऐसा नहीं है कि बैंक का हर कंप्यूटर स्विफ्ट से जुड़ा हो। ये एक्सेस बहुत ही लिमिटेड सिस्टम्स को दिया जाता है। बैंक के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में एक नेटवर्क के जरिए जुड़े होते हैं, और ऐसे नेटवर्क में आमतौर पर कुछ सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। जैसे जो डिवाइस कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है उसे स्विच कहा जाता है, और ख़ासकर बैंकों में ऐसे स्विचेस की सिक्योरिटी बहुत सख्त होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश बैंक में जो स्विचेस इस्तेमाल हो रहे थे वो सस्ते और बेहद कमज़ोर सिक्योरिटी वाले थे। इसी का फ़ायदा उठाकर हैकर्स एक कंप्यूटर से दूसरे तक आसानी से मूव कर पाए। धीरे धीरे बिना किसी को शक हुए वो उस टारगेट कंप्यूटर तक पहुंचे जो स्विफ्ट नेटवर्क से कनेक्टेड था और जिससे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होते थे। यही कंप्यूटर उनका असली टारगेट था। लेकिन उन्होंने बहुत ही सावधानी से कदम उठाए, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को थोड़ी भी भनक लग जाती तो पूरा प्लान एक झटके में फेल हो जाता। इसलिए उनका हर कदम धीमा, सोच समझकर और छुपा हुआ था। इसी वजह से उन्हें वहां तक पहुंचने में करीब 1 साल का समय लग गया, और उस कंप्यूटर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता था उन 2-3 कर्मचारियों में से एक जिन्हें इस कंप्यूटर का एक्सेस था। हैकर्स ने उनमें से एक कर्मचारी का कंप्यूटर हैक कर लिया और वहां से उसका लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा लिया। अब उनके पास वो एक्सेस था जिसकी उन्हें इतने महीनों से तलाश थी, स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर। जब उन्हें पूरा सिस्टम समझ आ गया और पूरा प्लान तैयार हो गया, तब उन्होंने अगला स्टेप उठाया, असली हमला। उन्होंने डेट और टाइमिंग बहुत सोच समझ कर चुना। जैसा कि पहले बताया गया है, उन्होंने अपना अटैक शुरू करने का प्लान बनाया था गुरुवार 4 फरवरी 2016 की रात। क्यों? क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश, अमेरिका और फिलीपींस तीनों ही देशों में लगातार छुट्टियां थीं। शुक्रवार से सोमवार तक पूरे 4 दिन ऐसे गुजरने वाले थे जब बैंक आपस में संपर्क नहीं कर पाते। यही वो विंडो थी जहां कम्युनिकेशन ब्लॉक रहता और हैकर्स को खुलकर खेलने का मौका मिलता। गुरुवार को जब बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी शाम 5 बजे के करीब अपने काम खत्म करके निकल गए तो ठीक रात 8:30 हैकर्स ने रिमोट एक्सेस के जरिए बैंक के सिस्टम में एंट्री ली। अब बैंक बिल्कुल खाली था और उनके पास पूरा कंट्रोल। उन्होंने सीधे उसी कंप्यूटर से काम शुरू किया जो स्विफ्ट नेटवर्क से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करता था। वहीं से उन्होंने 35 ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट बनाई और उन्हें भेजा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को। इन 35 रिक्वेस्ट की कुल रकम थी करीब $951 मिलियन, यानी लगभग 8,000 करोड़। अब उस समय अमेरिका में सुबह के 10 बजे थे, यानी स्टाफ ड्यूटी पर था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फेडरल रिजर्व को जब ये रिक्वेस्ट मिली तो उन्होंने उन्हें वैध मान लिया। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व पूरी तरह स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भर करता है। अगर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट वैध स्विफ्ट सिस्टम के जरिए आती है और सारी डिटेल सही होती हैं तो फिर उन्हें उसे रोकने का कोई कारण नहीं होता, यहाँ तक कि अगर वो रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हैकर्स को उम्मीद थी कि ये सारी 35 रिक्वेस्ट बिना किसी रुकावट के प्रोसेस हो जाएंगी और पूरा पैसा फिलीपींस के एक बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इनमें से सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन पास हुए, बाकी 31 ट्रांजैक्शन रुक गए और रिव्यू में डाल दिए गए। अब जो 4 ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए उनकी कुल वैल्यू थी 81 मिलियन, जो कि अपने आप में ही इतिहास के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक बन गया। लेकिन हैकर्स खुद हैरान थे, बाकी के $870 मिलियन के ट्रांजैक्शन क्यों फेल हो गए। इसका कारण था एक अजीब सा योग जो बांग्लादेश बैंक के लिए छुपा हुआ वरदान साबित हुआ। एक ऐसा इत्तेफाक जिसने बैंक को $870 मिलियन के और नुकसान से बचा लिया। अब सवाल ये है, आखिर ये संयोग था क्या? इसका जवाब छुपा है फिलीपींस के उन अकाउंट्स में जिनमें पैसे भेजे गए थे। जैसे ही इन अकाउंट्स की ट्रेनिंग शुरू हुई, एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ये अकाउंट्स चीन के नागरिकों के नाम पर रजिस्टर्ड थे।
इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स ऑपरेशन से करीब 10 महीने पहले खोले गए थे और इतने समय तक बिल्कुल इनएक्टिव रहे। लेकिन चोरी वाली रात इन अकाउंट्स में अचानक $1 मिलियन की रकम ट्रांसफर हुई। ये सभी अकाउंट्स फिलीपींस के RCBC बैंक, रिजॉल्व कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन में थे और इनकी ब्रांचेस फिलीपींस के अलग अलग इलाकों में फैली हुई थी। इन्हीं में से एक ब्रांच का पता था जुपिटर स्ट्रीट। अब ये नाम जुपिटर ही था उस पूरे घटनाक्रम का सबसे अनोखा मोड़। संयोग से एक और कंपनी दुनिया के किसी और देश में मौजूद थी, एक मैरिटाइम ऑयल शिपिंग कंपनी जिसका नाम भी था जुपिटर। लेकिन इस कंपनी का रिश्ता ईरान से था और ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए जो भी कंपनी ईरान से व्यापार करती है उसे अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। अब जब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने जुपिटर स्ट्रीट लिखा हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये उसी प्रतिबंधित कंपनी से जुड़ा ना हो। हालांकि फिलीपींस वाली जुपिटर स्ट्रीट और ईरान वाली जुपिटर कंपनी का आपस में कोई संबंध नहीं था, फिर भी सिस्टम ने सुरक्षा के तहत इन ट्रांजैक्शंस को रिव्यू में डाल दिया और इसी वजह से वो 31 ट्रांजैक्शन रुक गए जिनकी कुल वैल्यू थी $870 मिलियन। इसे कहते हैं किसी अनजाने संयोग का वरदान बन जाना। बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ी राहत थी। अगर वो पैसे भी निकल जाते तो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आ सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 ट्रांजैक्शन तो पहले ही प्रोसेस हो चुके थे। अब हैकर्स को उम्मीद थी कि बाकी के 31 ट्रांजैक्शन भी जल्द ही पास हो जाएंगे। वो बैंक के सिस्टम में लॉगिन करके स्विफ्ट नेटवर्क के अंदर 7 घंटे तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब न्यूयॉर्क में शाम के 6 बजे हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब काम खत्म हो गया है और शायद बाकी ट्रांजैक्शन अब अगले दिन ही होंगे। इसलिए उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम से लॉग आउट कर लिया, ये मानते हुए कि जो होना था वो हो चुका है। लेकिन सोचिए, अगर वो सिर्फ 1 घंटे और रुक जाते तो शायद वो पूरा $1 बिलियन निकालने में कामयाब हो जाते, क्योंकि उसी समय फेडरल रिजर्व के कुछ कर्मचारी अब भी ऑफिस में काम कर रहे थे। वो उन ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कर रहे थे जो किसी वजह से रुके हुए थे। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें समझ में आया कि फिलीपींस की जुपिटर स्ट्रीट का ईरान की प्रतिबंधित जुपिटर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब 31 ट्रांजैक्शन जो रुके थे वो असल में एक सिस्टम की गलती की वजह से रोके गए थे। जैसा कि पहले बताया गया है, फेडरल रिजर्व पूरी तरह स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट में सारी डिटेल सही होती हैं तो उसे रोका नहीं जाता, चाहे वो रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यानी अगर हैकर्स अब भी लॉगिन होते तो शायद वे फेडरल रिजर्व को जवाब देकर बचे हुए ट्रांजैक्शन भी पास करवा लेते। असल में फेडरल रिजर्व को ये भी अजीब लग रहा था कि बांग्लादेश जैसा देश इतनी भारी रकम फिलीपींस भेज क्यों रहा है। इसलिए उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम के जरिए बांग्लादेश बैंक को एक मैसेज भेजा जिसमें पूछा गया, क्या ये ट्रांजैक्शन असली है, क्या ये रकम सही है। अगर हैकर्स अब भी सिस्टम में एक्टिव होते तो वो उसी स्विफ्ट सिस्टम से येस का जवाब भेज सकते थे और वो जवाब फेडरल रिजर्व के लिए पूरी तरह वैध माना जाता। लेकिन किस्मत से हैकर्स तो 1 घंटे पहले ही सिस्टम से निकल चुके थे और सिर्फ निकले ही नहीं, जाते जाते उन्होंने एक और चालाक काम किया। उन्होंने बैंक के डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से उन सभी 35 ट्रांजैक्शन के डेटा को डिलीट कर दिया जो उन्होंने खुद से बनाए थे। अब जब अगले दिन बैंक के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उनके पास कोई सुराग नहीं था कि पिछली रात क्या तबाही हो चुकी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। हैकर्स को मालूम था कि बैंक में एक ऑटोमेटिक प्रिंटर भी है जो हर ट्रांजैक्शन का एक प्रिंट आउट निकालता है। इसलिए उन्होंने पहले से ही उस प्रिंटर को डिसेबल कर दिया था। क्योंकि वो पहले ही नेटवर्क के अंदर थे, उन्होंने उसी के जरिए प्रिंटर में एक वायरस इंस्टॉल कर दिया ताकि जैसे ही ट्रांजैक्शन भेजे जाएं उनकी कोई रसीद ना निकले। अब जब शुक्रवार को कुछ एसेंशियल कर्मचारी ऑफिस आए तो उन्हें बस इतना दिखा कि प्रिंटर बंद पड़ा है और एक भी पेपर प्रिंट नहीं हुआ। कंप्यूटर का डिजिटल लॉग चेक किया, वहां भी सिर्फ रोज की रूटीन ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने बस यही सोचा कि शायद प्रिंटर में कोई तकनीकी गड़बड़ है। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि ये महज कोई माल फंक्शन नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान चोरी का हिस्सा था। अब शनिवार को जैसे ही वो प्रिंटर को फिर से ठीक कर पाए, अचानक प्रिंटर चालू हुआ और फिर एक एक करके सारे पुराने ट्रांजैक्शन निकलने लगे। उन 35 ट्रांजैक्शन की रसीदें जिनकी कुल राशि करीब $1 बिलियन थी और उनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के लॉग में रिकॉर्ड नहीं था। बस यहीं से सबके होश उड़ गए। इसके बाद बैंक का स्टाफ और मैनेजमेंट तुरंत फेडरल रिजर्व यूएस और RCBC बैंक फिलीपींस से संपर्क करने लगे। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, वो समय छुट्टियों का था, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, ईमेल भेजना। उन्होंने खासतौर पर फिलीपींस के बैंक को ईमेल किया जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जिन अकाउंट्स में पैसा गया है उन्हें फौरन फ्रीज किया जाए। रकम थी 81 मिलियन, लेकिन उस वक्त बैंक का मैनेजमेंट अभी तक पूरी सच्चाई नहीं समझ पाया था। उन्हें लग रहा था कि कोई शख्स असली में बैंक के अंदर आया होगा और कंप्यूटर से मैन्युअली स्विफ्ट सिस्टम पर ट्रांजैक्शन किए होंगे। उन्होंने पूरे 8 घंटे बैंक के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन उसमें सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नजर आया। कोई अनजान इंसान बिल्डिंग में दाखिल नहीं हुआ था और यहीं से साफ हुआ कि ये कोई अंदर घुसने वाला मामला नहीं था, ये एक साइबर हमला था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि कोई भी डिजिटल या फिजिकल सबूत नहीं मिला। हैकर्स ने अपना सारा काम इस तरह किया था कि एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा। ये थी उनकी प्रोफेशनल लेवल की प्लानिंग।
दूसरी तरफ जैसे ही पैसा फिलीपींस के अकाउंट्स में पहुंचा, वहां से थीव्स ने फौरन काम शुरू कर दिया। जिन फर्जी अकाउंट्स में 81 मिलियन ट्रांसफर हुए थे, उन्हें नकली पहचान पर खोला गया था और इन अकाउंट्स को खुलवाने में जिस शख्स ने सीधे मदद की वो थी बैंक ब्रांच की मैनेजर, जिसका नाम था माया डिट्टो। माया सिर्फ अकाउंट खोलने में ही शामिल नहीं थी, बल्कि वो इस पूरी स्कीम में पूरी तरह से हैकर्स के साथ कोऑपरेट कर रही थी। ये सब पहले से तय प्लान का हिस्सा था। जैसे ही उन अकाउंट्स में 81 मिलियन की रकम पहुंची, माया ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने बैंक से जितना ज़्यादा हो सके उतना कैश निकालना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने आसपास की दूसरी ब्रांचों से भी बड़ी रकम मंगवानी शुरू कर दी। पूरे हफ्ते में शुक्रवार तक माया ने 22 मिलियन को फिलीपींस की लोकल करेंसी पेसों में बदलवा लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पेसों की वैल्यू छोटी होती है, इसलिए 22 मिलियन डॉलर का मतलब था 10 लाख से भी ज़्यादा नोट्स। इतनी बड़ी रकम को कैश में तब्दील करना अपने आप में एक बेहद बड़ा और जोखिम भरा काम था। माया ने ये सारे नोट बॉक्सेस में भरवाए और बैंक के कुछ स्टाफ ने उसे खुद उन बॉक्सेस को लेक्सस एलेक्स गाड़ी में रखते हुए देखा। वो गाड़ी कुछ लोगों के साथ रवाना हुई और पैसे भी उसके साथ चले गए। इस तरह 81 मिलियन में से 22 मिलियन हैकर्स के हाथ में कैश के रूप में आ चुका था। बाकी 59 मिलियन अभी बैंक में ही मौजूद था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में लौटकर बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या वो 22 मिलियन डॉलर अब सुरक्षित थे? क्या वो लोग उस पैसे को बेझिझक इस्तेमाल कर सकते थे? जवाब है नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा ट्रेस किया जा सकता था। हर डॉलर नोट पर सीरियल नंबर होता है और ये सभी डॉलर एक ही बैंक से निकले थे। इसलिए अगर उन्होंने सीधे इस पैसे को इस्तेमाल करने की कोशिश की होती तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा था। यहीं से आता है प्लान का अगला फेज, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी इस पैसे को ऐसे सिस्टम में घुमा देना जहां वो पहचान से बाहर हो जाए। अब सवाल है, फिलीपींस ही क्यों चुना गया? क्योंकि फिलीपींस जाना जाता है अपने ढेर सारे अनरेगुलेटेड कसिनो और जुए के अड्डों के लिए। यहाँ हर दिन करोड़ों डॉलर की रकम घूमती है, बिना किसी खास सरकारी निगरानी के। ऐसे माहौल में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ये ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। और यही था हैकर्स का असली फ़ायदा। उन्होंने जो कैश निकाला था उसे 10 से 15 लोगों के बीच बांट दिया, जो सभी के सभी चीन से आए हुए थे। ये लोग शायद उस कोर टीम का हिस्सा नहीं थे जिन्होंने असल हैकिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था, बल्कि इन्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए हायर किया गया था। इनका काम था पैसे को लेकर कसिनो पहुंचना और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया शुरू करना। अब प्लान ये था कि ये लोग कसिनो में जाकर कैश को कसिनो चिप्स में बदलें। जैसे ही उन्होंने पैसा चिप्स में बदला, वो पैसा अब अपनी असली पहचान से बाहर निकल चुका था। इसके बाद जब वे चिप्स को फिर से कैश में बदलवाते तो उन्हें जो नोट मिलते वो बिल्कुल अलग सीरियल नंबर वाले होते, जो बैंक से निकले असली नोट से ट्रेस नहीं किए जा सकते थे। और खास बात ये थी कि फिलीपींस में कसिनो पैसा कहाँ से आया इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के कसिनो में कोई खास फाइनेंशियल ऑडिटिंग या सरकारी निगरानी नहीं होती, और वैसे भी चीनी नागरिकों का कसिनो में बड़ा पैसा लाना कोई अजीब बात नहीं मानी जाती, खासतौर पर चाइनीज़ न्यू ईयर के दौरान जब छुट्टियां होती हैं और जुए के अड्डों में भीड़ बढ़ जाती है। अब सवाल ये है, अगर ये लोग जुआ खेलते थे तो क्या उनका पैसा हार भी सकता था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका तरीका भी उतना ही चालाक था। ये लोग कसिनो में एक ही टेबल पर सिर्फ अपने ग्रुप के साथ खेलते थे, कोई आउटसाइडर नहीं। चाहे कोई जीते या हारे, पैसा उनके ग्रुप के अंदर ही घूमता रहता था। कसिनो को तो बस 1 से 2% का कमीशन मिलता था जब वो चिप्स को दोबारा कैश में बदलते थे। उनके लिए ये कमीशन बहुत ही मामूली कीमत थी, जिसके बदले में उन्हें क्लीन पैसा मिल रहा था जो अब ट्रेस नहीं किया जा सकता था। इस तरह ये लोग लगातार जुआ खेलते रहे और एक एक करके उस पैसे को वैध नकदी में बदलते गए। उधर बांग्लादेश बैंक अब भी फिलीपींस के बैंक से संपर्क करने की कोशिश में लगा हुआ था। आखिरकार मंगलवार को जब चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियां खत्म हुई, आरसीबीसी बैंक के कर्मचारी वापस काम पर लौटे। बांग्लादेश बैंक ने उसी वक्त हर संभव तरीका अपनाकर फिलीपींस बैंक के मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन बैंक खुलने के बाद भी उन्हें किसी सीनियर ऑफिशियल तक पहुंचने में पूरे 5 घंटे लग गए। इन 5 घंटों में जिस किसी से उन्होंने बात की वो उन्हें किसी और अफसर की तरफ डालता गया। भले ही बांग्लादेश की टीम हर बार यही दोहराती रही कि मामला बेहद गंभीर है और करोड़ों डॉलर दांव पर लगे हैं, लेकिन जब आखिरकार वो एक सीनियर अधिकारी तक पहुंचे तो जो बात सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। 80 मिलियन डॉलर की पूरी रकम अब अकाउंट से निकल चुकी थी। 2 मिलियन तो पहले ही शुक्रवार को माया डेटो द्वारा निकलवा लिया गया था और अब बचा हुआ 59 मिलियन भी मंगलवार सुबह के 5 घंटों के अंदर निकाल लिया गया था। यानी जब बांग्लादेश बैंक अफसरों से संपर्क करने में जुटा था, उसी दौरान हैकर्स और माया डेटो फिर से एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने उसी तरह बची हुई रकम भी कैश में बदलवाई और निकाल ली। इस बार काम और भी आसान था, क्योंकि अब हफ्ते की शुरुआत थी, बैंक पूरी तरह से चालू था और माया को कोई अड़चन नहीं आई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, बांग्लादेश बैंक ने खुद अपने अधिकारी फिलीपींस क्यों नहीं भेजे? अगर उन्होंने किसी को मंगलवार सुबह बैंक खुलते ही वहां पहुंचा दिया होता और सीनियर मैनेजमेंट से फेस टू फेस बात करके अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए होते तो शायद ये 59 मिलियन बच सकते थे। लेकिन लगता है कि शुरुआत में उन्हें पूरी तस्वीर का अंदाज़ा ही नहीं था। शायद उन्हें लगा कि ये सिर्फ कोई छोटी तकनीकी गलती है जो कुछ मेल्स या कॉल से ठीक हो जाएगी। लेकिन इस लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ी। आखिरकार 81 मिलियन डॉलर की पूरी रकम गायब हो चुकी थी।
और जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, हर वेबसाइट पर यह खबर चलने लगी। इसे कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आखिर इसके पीछे था कौन? जांच शुरू हुई। बांग्लादेश, अमेरिका और फिलीपींस तीनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसियां इस केस में लग गई। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि बांग्लादेश बैंक हैक के पीछे कौन था। जैसा कि पहले भी बताया गया, हैकर्स अपनी निशान मिटाने में बहुत माहिर थे, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ मिटा नहीं पाए। कुछ सुराग ज़रूर बचे थे। हालांकि इन सुरागों को ढूंढने के लिए साइबर सिक्योरिटी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी। जब इन एक्सपर्ट्स ने डेटा को गहराई से जांचा तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात नोट की। बांग्लादेश बैंक में जो मैलवेयर वायरस इस्तेमाल हुआ था, उसमें बहुत सी समानताएं थीं 2014 में हुए एक और बड़े साइबर हमले के साथ। ये हमला हुआ था सोनी कंपनी पर, और वो सोनी के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रेक माना जाता है। उस हमले ने उनके नेटवर्क, डिवाइसेस और सिस्टम्स को ठप कर दिया था। कंपनी को गहरा झटका लगा था। इस हमले के पीछे जो ग्रुप था, उसे दुनिया जानती है लाजरस ग्रुप के नाम से। अब सवाल ये उठता है, लाजरस ने सोनी को ही क्यों निशाना बनाया था? कुछ लोग इस घटना को शायद याद करते होंगे, क्योंकि उस वक्त ये काफ़ी सुर्खियों में रहा। सोनी ने एक फिल्म बनाई थी, दी इंटरव्यू। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें 2 पत्रकारों को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन का इंटरव्यू करना होता है। फिल्म में किम को एक हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक अंदाज में दिखाया गया था, जिससे असल किम जोंग उन काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोनी को धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि अगर फिल्म रिलीज़ की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालात इतने बिगड़ गए कि दुनिया भर के सिनेमाघरों ने फिल्म को दिखाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि बम धमाके या फायरिंग की धमकियां भी दी गईं। लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिक का दबाव था कि फिल्म रिलीज़ की जाए, तो अंत में सोनी ने फिल्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराया देखने और ख़रीदने के लिए। और इसी के बाद लाजरस ग्रुप ने सोनी के सिस्टम पर अटैक कर दिया। उनका नेटवर्क पूरी तरह से ठप कर दिया गया। कर्मचारी कंप्यूटर छोड़कर पेन और पेपर से काम करने लगे, जैसे कोई कंपनी 50 साल पीछे लौट गई हो। इतना ही नहीं, लाजरस ने हज़ारों फाइल्स और ईमेल्स लीक कर दिए, जिनमें सोनी के कर्मचारी, मैनेजर्स और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ भी शामिल थे। इन ईमेल्स में कुछ तो ऐसे थे जिनसे बड़े स्कैंडल और अपमानजनक बातें सामने आईं। यहीं से एक बात साफ हो गई, लाजरस ग्रुप नॉर्थ कोरिया से है और माना जाता है कि उनका सीधा संबंध नॉर्थ कोरियन सरकार से है। अब सवाल ये है, क्या ये ग्रुप नॉर्थ कोरिया के सरकारी कर्मचारी हैं या फिर एक प्राइवेट हैकिंग टीम जिसे नॉर्थ कोरिया की सरकार पैसे देकर काम पर रखती है? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, लाजरस को सीधा समर्थन और संचालन नॉर्थ कोरिया से मिलता है। अब ज़रा सोचिए, जो कोड बांग्लादेश बैंक हैक में मिले थे, वो सोनी हैक में इस्तेमाल हुए कोड से मिलते थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी समानता तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों ऑपरेशंस के पीछे एक ही टीम ना हो। और ये बात समझ में आती है, क्योंकि जिस स्तर और स्केल पर ये दोनों हमले हुए थे, वो किसी छोटे ग्रुप के बस की बात नहीं थी। बांग्लादेश बैंक में 1 साल तक प्लानिंग, फिलीपींस के अकाउंट्स तक पहुंच और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब दिखाता है कि इसके पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। और फिर इसमें जो बात और गहराई देती है, वो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में चीनी नागरिकों की भी भागीदारी थी। अब चीन और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते को देखते हुए ये कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा समर्थक है और दोनों देश सीमा भी साझा करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश लाजरस ग्रुप को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकिंग ग्रुप मानते हैं। शायद वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर ना हो, लेकिन अगर बात हो सीधा और बड़ा नुकसान पहुंचाने की, तो लाजरस सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उनके पास नॉर्थ कोरिया का पूरा सपोर्ट है। लेकिन ये टैग उन्हें सिर्फ बांग्लादेश बैंक या सोनी हैक की वजह से नहीं मिला। असल में ये नाम उन्हें 2017 में हुए उनके सबसे कुख्यात साइबर अटैक के बाद मिला। जो लोग उस समय को याद कर सकते हैं, उन्हें याद होगा 2017 में एक वायरस ने दुनिया को हिला दिया था। उस वायरस का नाम था वॉनक्राई। इसने कंप्यूटर में घुसकर सारे फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया, मतलब उन्हें लॉक कर दिया। फिर स्क्रीन पर एक लाल पेज दिखाई देता था जिस पर लिखा होता था, आपकी फाइलें लॉक कर दी गई हैं। अगर आप उन्हें वापस चाहते हैं तो 3 दिनों के अंदर $300 बिटकॉइन में इस वॉलेट एड्रेस पर भेजें। अगर कोई 3 दिन में पैसे नहीं भेजता तो फिर रैंसम डबल होकर $600 हो जाता था, और अगर 7 दिन के अंदर भी पेमेंट ना किया जाए तो वो फाइल्स हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि कई बार पैसा भेजने के बावजूद भी फाइल्स वापस नहीं मिलती थीं। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस वायरस को पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया था और उसमें बग्स थे। असल में जिन लोगों ने पेमेंट किया, उनमें से सिर्फ हर 3 में से 1 को ही फाइल्स वापस मिली। इसके बावजूद लगभग 57% पीड़ित, चाहे वो व्यक्ति हों या कंपनियां, उन्होंने रैंसम का पेमेंट किया। अनुमान है कि हैकर्स ने इस हमले से 70 से $100 मिलियन तक की रकम वसूली। लेकिन इस घटना की असली तबाही सिर्फ रैंसम में नहीं थी। सबसे बड़ा नुकसान था इस वायरस का ग्लोबल असर।
2017 में जो लोग इस वायरस को याद करते हैं उन्हें पता होगा कि इसका स्केल अभूतपूर्व था। 150 से ज़्यादा देशों में ये वायरस फैला और 3 लाख से भी ज़्यादा कंप्यूटर इससे संक्रमित हुए। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्रिटिकल संस्थानों को, जैसे हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां, रेलवे, बैंक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां। असल तबाही ये नहीं थी कि कंप्यूटर लॉक हो गए, बल्कि ये थी कि इन ज़रूरी सेवाओं का काम ही पूरी तरह रुक गया। इस वायरस से हुआ ग्लोबल नुकसान अरबों डॉलर तक आका गया और इसी वजह से लाजरस ग्रुप को आज की तारीख में दुनिया का सबसे खतरनाक हैकिंग ग्रुप माना जाता है। अब चलिए वापस लौटते हैं बांग्लादेश बैंक हैक पर। इस घटना के बाद बैंक में बड़े पैमाने पर इस्तीफे हुए। इसमें बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कई डायरेक्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो कोई हैकर पकड़ा गया और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल चीनी नेटवर्क। पूरे मामले में सिर्फ एक शख्स को सजा मिली, माया डिटो, वही ब्रांच मैनेजर जिसने बैंक से 81 मिलियन निकालने में मदद की थी। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, 59 साल की जेल और $19 मिलियन का जुर्माना। इस पूरे घोटाले में केवल वही एक इंसान थी जिसे सजा मिली। अब सवाल ये उठता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे रिश्वत दी गई थी? अगर दी गई थी तो क्या उसने इतनी बड़ी रिस्क लेने के बदले 2 से 3 मिलियन डॉलर से कम में डील की थी? और अगर लिया भी था तो फिर वो देश छोड़कर भाग क्यों नहीं गई? या फिर हो सकता है उस पर किसी तरह का दबाव डाला गया हो। सच कहें तो इस पहलू पर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 59 साल की जेल और $19 मिलियन का फाइन ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि उसे बलि का बकरा बनाया गया, जबकि असली चोर, हैकर्स और गायब पैसे अब भी दुनिया के किसी कोने में छुपे हुए हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी है और आज तक भी इस केस का पूरा सच सामने नहीं आया। और जैसे जैसे दुनिया और ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है, ये बस समय की बात है जब इससे भी बड़ी डिजिटल चोरी या पूरे स्तर की साइबर वॉर दुनिया को हिलाकर रख देगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।